हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिस चैप्टर को लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपने कई तरह के प्रॉब्लम सीखे। इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट फोर्स, स्ट्रिंग में टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, पुल्ली की प्रॉब्लम, ये सारे सीखे। अब जितना भी काम अभी तक हम लोगों ने करा है उसमें हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। सभी जगह पर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट को आपने देखा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो जगह हमारा इनर्शिया में था, मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास में जीरो एक्सेलरेशन था। अब अर्थ को जैसा आप देखते हैं वैसा ही समझेंगे। अपने घर के फ्लोर को, अपने घर के टेबल को, टेबल की सरफेस को, सबको आप देखते हैं रेस्ट में, तो आप इसको रेस्ट में ही समझेंगे। ये सारे के सारे जगह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जीरो एक्सेलरेशन वाला जगह है। इन सभी जगह में ऑब्जेक्ट्स को आपने रखा, उसका प्रॉब्लम सीखा। अब हम लेने जा रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट को। बच्चों, जो फोर्सेस एक्चुअल फोर्सेस हैं, इससे भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप सुडो फोर्स का यूज करें तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता है। तो फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फोर्स इमेजिनरी नहीं होता है। सुडो का मतलब इमेजिनरी होता है, तो फोर्स इमेजिनरी नहीं होता है। सुडो फोर्स एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम फोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि जिस जगह, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास में एक्सेलरेशन होते हैं, ऐसी जगह में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं। तो फिर ऐसी जगह में हम एक्चुअल फोर्स से काम करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिए सूडो फोर्स की मदद ले लेंगे हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब कहाँ पर यूज करें सूडो फोर्स, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जगह जिस जगह के पास में एक्सेलरेशन हो, तो उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट हो तो आप सूडो फोर्स की मदद लीजिए। सूडो फोर्स टेक्निक से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, वो आपको आसान लगेगा। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, उसमें आप बैठे हैं, कार को जब आपने स्टार्ट करा, रेस्ट से मोशन में कार आई, एक्सेलरेशन आया कार के पास, देन आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार की जो जगह है उस जगह को कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वहीं जो कार की जो जगह है उस जगह में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जो है ऑब्जेक्ट समझ लीजिए अपने आप को। तो आप जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यहाँ सूडो फोर्स से आप कोई एनालिसिस करेंगे, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो आपको आसानी भी लगेगा और साथ में क्या है कि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व भी होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है, ट्रक पर सामान लदे हुए हैं। जिस समय ट्रक को रेस्ट से मोशन बनाया गया, एक्सेलरेशन आ गया ट्रक के पास। अब ये जो एक्सेलरेशन आ गया ट्रक के पास, इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉडी रखा हुआ है, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया। तो ट्रक की जो जगह है जहां पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, ट्रक की वो जगह, यानी कि ट्रक बोलिए, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। तो इस तरह से पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। किसी जगह के पास में यदि एक्सेलरेशन है तो उस जगह को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसी जगह में हम सूडो फोर्स की मदद लेने जा रहे हैं।
तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा जो हमने बताया उसको हम लिख भी लेते हैं और इसको आप जांच कर लीजिएगा। पहले क्या लिखिए, when an object is in known inertial frame of reference, इसका सिंपल मीनिंग में लिख रहा हूं, the place which has acceleration, एकदम सिंपल लिख दिया वर्ड एक्सेलरेशन। आपको जांच करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देख लीजिएगा किसी जगह के पास में, किसी प्लेस के पास में एक्सेलरेशन है, तो when an object is in non-inertial frame of reference, when an object is in the place which has acceleration, then use pseudo force, इसको मैं F सबस्क्रिप्ट P से डिनोट कर रहा हूं, on object and for this। अब इसके लिए बच्चों सूडो फोर्स लगाने के लिए आपको ये काम करना होगा। क्या काम करना होगा? एंड फॉर दिस पुट ऑब्जर्वर इन दैट नॉन inertial frame of reference। तो सूडो फोर्स यूज करने के समय ऑब्जर्वर को आपको उसी जगह पे रखिए जिस जगह पर ऑब्जेक्ट है आपका। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर को रख दीजिए। यदि ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, देन उसके बाद सूडो फोर्स को आप यूज कर लीजिए। अब सूडो फोर्स को कैसे यूज करें तब उसको जान लीजिए। यूज करने के लिए सबसे पहले हमें सूडो फोर्स की वैल्यू की जरूरत है, तो फिर मेंशन करिए, इफ acceleration of the frame of reference in a non-inertial frame of reference, अब शॉर्ट कर रहे हैं लैंग्वेज को, is A0, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन को मैंने A0 बोल दिया। then magnitude of Fp, सूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड on the object of mass m, ऑब्जेक्ट पर हम सूडो फोर्स को दिखाएंगे ऑब्जेक्ट की मास m पर। सूडो फोर्स को हम Fp, सूडो फोर्स को हम दिखाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड होता है Fp, सूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड m इंटू A0। A0 क्या है? A0 क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए बच्चों ध्यान रखेंगे, जो एक्सेलरेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले उसको ठीक से देख लीजिए, देन उसके बाद मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस करिए, सूडो फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन किधर लेना है? सूडो फोर्स है, इसको आप सोच करके तो दिखाएंगे नहीं। इसकी डायरेक्शन लेने के समय हम कोई प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी फोर्स है सूडो फोर्स। तो फिर सूडो फोर्स के डायरेक्शन के लिए लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ Fp सूडो फोर्स, Fp सबस्क्रिप्ट P लगा रहे हैं, सूडो फोर्स पढ़ेंगे, P से सूडो, F से फोर्स पढ़ेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ P is in opposite direction of
ए नोट। अब ए नोट क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स हम दिखाएंगे ऑब्जेक्ट पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फोर्स की टेल, फोर्स की लाइन, जो फोर्स को एज वेक्टर स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन का टेल होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। एफ पी का टेल होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। और किधर दिखाएंगे एफ पी को? तो दिखाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दिखाने के बाद अब एक और बात इसमें समझ लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस हैं, वो भी दिखाएंगे ऑब्जेक्ट पर, सारे फोर्स दिखाएंगे ऑब्जेक्ट पर। उसके बाद जैसे जैसे 3 स्टेप्स में हमने आपको सिखाया है फोर्स की प्रॉब्लम। अब यदि कोई बच्चे देखना चाहें, इसको शुरू से देखना चाहें, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यूट्यूब पर आप टाइप करिए हैशटैग ठाकुर सर, सारे स्मॉल लेटर में, आपको सारे लेक्चर शुरू से मिल जाएंगे। सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, काइनेमेटिक्स का, वेक्टर का, लॉज ऑफ मोशन का, सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। वहां से आप कॉन्सेप्ट देखिए और प्रॉब्लम करिए। और जैसा कि आप जान रहे हैं, शुरू से मैं कराते आ रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन से। पहले हम एनसीईआरटी करते हैं, फिर एससी वर्मा का बुक करते हैं, और फिर उसके बाद में एरोडॉग करते हैं। तो सारे प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट मैं ईच एंड एवरी टॉपिक पर आपको दिया हूँ और दे रहा हूँ और दूंगा। चलिए बच्चों, तब यहाँ पर अब इक्वेशन फॉर्म करने की बात अब हम करेंगे। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में फोर्स की प्रॉब्लम में हमने दिया है आपको ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस अलोंग लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। थर्ड स्टेप में हमने आपको जो बताया है, अलोंग लाइन ऑफ मोशन फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू करिए m इंटू ए। अब जो इक्वल टू m इंटू ए करेंगे, अब ये a को पहचानिए अच्छी तरह से, ये a क्या होगा? तो बच्चों, आप ऑब्जर्वर को बैठा दिए हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एंड सो अब आप नहीं देखेंगे ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को देखने वाले हम नहीं हैं, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर से पूछिए, क्या ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में देखते हो? यदि कहता है ऑब्जर्वर यस, तो फिर एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन लेंगे आप 0। नहीं, यदि कहता है ऑब्जर्वर कि ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट आपके चल रहे हैं कुछ एक्सेलरेशन से, ऑब्जर्वर बोलेगा, तो फिर आप एक्सेलरेशन लेंगे। सिंपल लैंग्वेज में, जो हम किसी को चलते देखते हैं तो हम अपने रेस्पेक्ट में चलते देखते हैं, एंड सो ऑब्जर्वर जो देखेगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव टू ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट को चलते हुए ऑब्जर्वर देखेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए जब लेंगे हम, तो a जो होना चाहिए रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होना चाहिए। और ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हम जो देखते हैं, तो हम हमेशा रिलेटिव मोशन को ही देखते हैं। एंड सो यदि ऑब्जर्वर देखता है एक्सेलरेशन, तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर वो एक्सेलरेशन है। यदि ऑब्जर्वर देखता है रेस्ट में किसी को, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन 0 है। देख लीजिए, ऑब्जर्वर से पूछ लीजिए क्या है एक्सेलरेशन, तो फिर इन इक्वेशन रिजल्टेंट फोर्स along the line of motion or perpendicular to line of motion, F इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। पहले जैसा कि आप शुरू से करते आ रहे हैं, अब हम बिल्कुल आ गए लास्ट में। रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालते हैं हम लोग,
और फिर करते हैं m इंटू ए। अब यही जो a है, where a should be relative acceleration of the object with respect to the observer, अब ये कौन सी ऑब्जर्वर, जिसको आप बैठाए हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ऑब्जर्वर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बस जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे, थर्ड स्टेप लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ मोशन आप निकालिए, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन निकालिए, इक्वल टू m इंटू ए जो करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन जो करते हैं, तो उसमें यही जो a है एक्सेलरेशन, इस पर नजर रखे रहिए। और जैसा कि सिंपली बता दिया मैंने कि ऑब्जर्वर से पूछ लीजिए सबसे बढ़िया कि भाई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या देख रहे हो। यदि वो कहता है कि हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन, तो ले लीजिएगा, नहीं कहे कि हम तो रेस्ट में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एक्सेलरेशन 0 ले लीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। जैसे कोई कार है, उससे एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया। चलिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। पेंडुलम इज सस्पेंडेड from ceiling of a car when car starts to move with acceleration 10 meter per second square, acceleration 10 meter per second square, then what will be deflection in the pendulum from its vertical position. Now take G, acceleration due to gravity 10 meter per second square. ये मैंने दे दिया है। अब आइए अपने टेक्निक पे, जो सोल्यूशन की बात अभी करा है मैंने। अब ये जो एक्सेलरेशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार में पेंडुलम टंगा हुआ है। पेंडुलम क्या होता है, एक स्प्रिंग से एक स्फेरिकल बॉडी टंगे होते हैं, लटके होते हैं, दिस इज पेंडुलम। अब ये पेंडुलम जो है, ये पेंडुलम सस्पेंड कर दिया गया है कार के अंदर। कार को जब हमने एक्सेलरेट किया, सोल्यूशन ले रहे हैं, सोल्यूशन, कार को हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि कार में एक्सेलरेशन है और पेंडुलम लटका हुआ है, तो पेंडुलम के लिए कार हो गया एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A0 से इसके एक्सेलरेशन को मैंने डिनोट किया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो ही देखा कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एक्सेलरेशन वाली जगह में है, तुरंत वहां पर ऑब्जर्वर को बैठाइए और सूडो फोर्स लगा दीजिए, यानी कि दिखा दीजिए, ठीक है ना। सूडो फोर्स लगता नहीं है, सूडो फोर्स को दिखा लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग दिखा लें कार को। थोड़ा मैं इसमें बड़ा सा कार दिखाऊंगा, जिससे कि फिगर का साइज हम बड़ा कर सकें देखने के लिए। चलिए ये ले रहे हैं एक बड़ा कार, ठीक है ना, बड़ा कार ले रहे हैं। नाउ इसके सीलिंग से लटका हुआ है ये पेंडुलम लटका हुआ है।
कार को दिया एक्सेलरेशन a0, ठीक है, दिस इज वेरी बिग कार, ठीक है, दिखा दिया हूं जिससे कि क्लियर हमारा फिगर हमें दिखाई पड़े। अब कार को एक्सेलरेट किया, जैसा कि हमने बोला कि सूडो फोर्स फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, सॉरी, एक्सेलरेशन जो है a0 फ्रेम के एक्सेलरेशन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स हम दिखाएंगे। तो सूडो फोर्स इधर की तरफ दिखाएंगे। अब बच्चों, फोर्स की नेचर जैसा कि आप जान चुके हैं, फोर्स किसी को ढकेलता है, किसी को खींचता है, तो जिधर फोर्स हम दिखाएंगे उधर हम ढकेलेंगे इसको। तो चलिए इसको यहाँ से ढकेलते हैं पीछे। अब ये आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा पेंडुलम, खिसक के यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ गया ये पेंडुलम। ओके, अब यहाँ पे जो पेंडुलम आया, इस पर हॉरिजॉन्टल सूडो फोर्स एफ सूडो फोर्स लग रहा है। अब सूडो फोर्स जब आप दिखा रहे हैं तो तुरंत ऑब्जर्वर को बैठाइए पहले इस फ्रेम में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए। ये ले रहे हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर ले लिया हमने। दिस ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सूडो फोर्स दिखाया हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार की जो एक्सेलरेशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज कार, बड़ा कार। अब एफ सूडो फोर्स की मैग्नीट्यूड, जैसा कि हमने बताया आपको, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये जो बॉब है, स्फीयर है, इसका मास है m, नाउ m इंटू a0। बाकी फोर्सेस को दिखाइए और लगाइए अपना तीनों स्टेप, जो फोर्स का 3 स्टेप सोल्यूशन मैंने सिखाया है सारे प्रॉब्लम में। तो अब दिखाते हैं फोर्स। स्ट्रिंग से बॉडी लटके हुए हैं, स्ट्रिंग टाइट है, जब स्ट्रिंग होगा टाइट तो क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है आप जान चुके हैं, पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो जो टेंशन है स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेगा, टेंशन को टी बोला। स्ट्रिंग में बॉडी जो है इसका वेट mg दिखा लिए। अब ये एंगल जो वर्टिकल से डिफ्लेक्शन एंगल है, पहले पेंडुलम ऐसे था, अब डिफ्लेक्ट होकर के थीटा एंगल पे आ गया। अब थीटा एंगल पे हमारा ये बॉब है, पेंडुलम है, ये पूरे सिस्टम को पेंडुलम कहते हैं, स्फीयर को बॉब कहते हैं। चलिए, अब 3 फोर्सेस हैं, डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल इधर के तरफ हुआ है, मोशन का लाइन हॉरिजॉन्टल, mg हो गया वर्टिकल, परपेंडिकुलर, t को रिजॉल्व करिए अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। तो फिर t के टेल पर हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 एक्सिस, 2 एक्सिस, t के टेल पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ t इधर क्या होगा, t cos थीटा। फिर कंपोनेंट ऑफ t इधर क्या होगा, तो वेक्टर का कंपोनेंट एक तरफ लेते हैं cos थीटा, तो दूसरे तरफ लेते हैं sin थीटा, t sin थीटा। चलिए बच्चों, रिजोल्यूशन हो गया। सेकेंड स्टेप फोर्स की प्रॉब्लम का हमने ले लिया। अब थर्ड स्टेप पर इक्वेशन फॉर्म करना है, लेकिन उससे पहले ऑब्जर्वर से पूछिए, इस पेंडुलम को क्या आप इससे आगे और जाते देखते हो? पूछिए ऑब्जर्वर से। बोलेगा नहीं, क्योंकि जितना एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया पेंडुलम, अब उससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आपने सोचा उसका मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट, एंड सो एक सर्टेन एंगल तक ही ये डिफ्लेक्ट कर देगा, उसके आगे फिर डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड सो थीटा एंगल पे बॉडी आपका रुक चुका है। ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि बॉडी एट रेस्ट हो चुका है, एंड सो ऑब्जर्वर कहेगा कि इसका एक्सेलरेशन 0 ले लो। तो इसका एक्सेलरेशन अब हम बगल में लिख रहे हैं इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्वर ने जो देखा एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, यही लेना है आपको। उसके बाद इक्वेशन फॉर्मेशन है अब हमारा अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। रिजल्टेंट फोर्स देखिए क्या है, अलोंग लाइन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल के अलोंग 1 फोर्स t sin थीटा, t sin थीटा
माइनस अपोजिट फोर्स एफ पी एंड टोटल फोर्स निकाल के क्या करते हैं m इंटू ए, तब रखिए जिसका जो वैल्यू है टी साइन थीटा माइनस एफ पी का वैल्यू m इंटू ए जीरो ए नॉट इक्वल टू m इंटू ए जीरो। नाउ टी साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ए जीरो इक्वेशन 1। फिर ऑब्जर्वर देख रहा है कि बॉडी ऊपर नीचे भी नहीं, वर्टिकली भी नहीं चल रहा है। और बच्चों अब एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम में टाइम की बचत भी होनी चाहिए, तो फिर अब एक बात गौर से देख लीजिए। जब आपके रिजल्टेंट फोर्स होते हैं 0, तो फिर वन साइड फोर्स इज इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा यहाँ से आगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बेसिक से कर लिया, अब हम लोग थोड़ा टाइम की बचत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन 0 हो जाने से लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड फोर्स इक्वल हो गए हैं। ठीक उसी तरह से एक्सेलरेशन वर्टिकली 0 है, बॉडी ऊपर नीचे चल नहीं रहा है इस समय, एंड सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एंड सो वर्टिकली t cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दीजिए, आराम से सॉल्यूशन आएगा। नाउ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कट गए, tan थीटा इक्वल टू m से m कैंसल, a0 अपॉन g। अब देखिए यहाँ से कार की एक्सेलरेशन a0 निकल रहा है, ठीक है। इससे आप इक्वेशन एक्सेलरेशन कार का निकाल सकते हैं। जब भी थीटा दे दिया गया तो a0 निकल जाएगा आपको। अब हमसे तो थीटा पूछा गया है, तो फिर हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, a0 का वैल्यू कितना 10, g का वैल्यू कितना 10, इक्वल टू हो गया 1, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री। देखिए बच्चों, ये था सूडो फोर्स एप्लीकेशन। कितना इजीली सॉल्व होता है प्रॉब्लम जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूं प्रॉब्लम एलिवेटर से रिलेटेड। एलिवेटर जिसको लिफ्ट कहते हैं, जब लिफ्ट में एलिवेटर में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके वेट पर क्या इफेक्ट आता है। बट वेट पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक यूनिट बताना चाहूंगा। तो जो फोर्स की यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स, इसमें जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं एसआई यूनिट, मैं एसआई भी कर दे रहा हूं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आप पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन। न्यूटन ये है प्रैक्टिकल यूनिट न्यूटन। अब फोर्स के लिए एक यूनिट और यूज होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये होता है, इसको लोग लिखते हैं केजी वेट, WT केजी वेट, और केजी एफ, केजी वेट इज फोर्स, केजी एफ। अब ये क्या होता है केजी वेट, ठीक है, WT शॉर्ट में लिखते हैं केजी वेट। नाउ दिस इक्वल टू न्यूटन अपॉन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप काम करेंगे जब भी प्रॉब्लम में तो न्यूटन में काम करेंगे, तो न्यूटन क्या हो जाएगा केजी वेट इनटू जी। ये करके आप न्यूटन में पहले अपना काम कर लेंगे। यदि आपको आंसर चेक करना है केजी वेट में, तो फिर न्यूटन को जी से डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा केजी वेट, केजी एफ। अब कभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखते हैं वेट इक्वल टू 50 केजी। कई बच्चे सोचते होंगे कि साहब केजी में तो मास होता है, लेकिन देखिए डॉक्टर ने क्या लिखा है, वेट इक्वल टू 50 केजी। मतलब कि एक जगह पे लिखते हैं तो 50 केजी वेट लिखे हैं डॉक्टर साहब ने, ठीक है। डॉक्टर भी तो बनते हैं फिजिक्स पढ़ के ही ना। एंड सो 50 केजी वेट को उन्होंने क्या कर दिया, वेट पहले लिख दिया, 50 केजी बाद में लिख दिया, ओके। अब ये नहीं समझेंगे ये मास हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है ये केजी वेट। मास के न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी वेट में फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल जरूर होगा, लेकिन ये एक यूनिट है हमारे फिजिक्स में फोर्स के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। तो जैसे कभी आपको कहीं आंसर में दिख गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज
50 kg, तो बीइंग ए स्टूडेंट आप पढ़ेंगे उसको 50 kg वेट, और आप पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको एंड देन प्रॉब्लम में यूज करेंगे। आइए बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ लेते हैं एलिवेटर, और अब इसमें लेंगे apparent weight। नेक्स्ट एग्जांपल इज एलिवेटर। एलिवेटर को लिफ्ट भी बोलते हैं, एंड apparent को फेल्ट भी कहते हैं, महसूस जो करते हैं, एक्सपीरियंस्ड, फेल्ट, ऑब्जर्व्ड, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं apparent के लिए, जो हमें महसूस होता है, जो हमें दिखता है। ठीक है, कहेगा वेट कैसे दिखेगा, वेट मशीन ले लीजिए, जो वेट मेजर करने वाला, वही डॉक्टर के यहाँ जो मशीन होता है वेट मशीन ले लीजिए, उस पर खड़ा हो जाइए, आपको वेट दिखेगा कितना वेट है। तो इस तरह से ऑब्जर्व्ड वेट, फेल्ट वेट, अपैरेंट वेट, सारे एक ही वर्ड्स हैं, एलिवेटर एंड अपैरेंट वेट, जिसको शॉर्ट में WT लिखते हैं, पूरा नाम लिख दिया हमने, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। चलिए बच्चों, अब हम इसमें लेते हैं सबसे पहले केस 1, केस फर्स्ट। इफ एलिवेटर हैज A0, एलिवेटर की एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर हो गया ऑब्जेक्ट के लिए, हैज A0, एलिवेटर की एक्सेलरेशन A0 is has A0 ब्रैकेट में लिखते हैं acceleration of elevator। ठीक है, एक एलिवेटर हैज A0 मतलब acceleration of elevator equal to 0। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब एलिवेटर रेस्ट में होंगे, या एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा, एलिवेटर इज ascending और एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन A0 क्या होगा, 0। तो चलिए दिखाते हैं, ये है हमारा कोई एलिवेटर है। अब इस एलिवेटर के अंदर हम डाल रहे हैं एक वेट मेजरिंग मशीन, वेट मशीन शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, वेट मशीन, ये हो गया वेट मेजरिंग मशीन। अब इस मशीन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये वेट नापेगा, वेट बतावेगा ऑब्जेक्ट का। अब एक्सेलरेशन एलिवेटर का, दिस इज एलिवेटर, एक्सेलरेशन इसका 0। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक्चुअल फोर्स भी ले सकते हैं, सूडो फोर्स भी ले सकते हैं, बट सूडो फोर्स लेकर मैं इसको आपको कराता हूँ, थोड़ा इजी लगेगा आपको। तो सूडो फोर्स दिखाने के लिए ऑब्जर्वर को इसके अंदर बैठाइए पहले। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को बैठाते हैं इसके अंदर, लिया हमने एक ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, इसको हमने यहाँ पर बैठा दिया, अंदर में बैठा दिया, खड़ा कर दिया ऑब्जर्वर को। चलिए इसको खड़ा होने के लिए जगह दे दिया, एलिवेटर में एक स्टैंड लगा दिया, ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया हमने। ठीक है, अब कहेंगे एक्सेलरेशन तो 0 है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जेक्ट है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास एक्सेलरेशन हमने सपोज कर लिया A0। ठीक है, बहुत सारे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए सपोज कर लिए A0। अब यही A0 एलिवेटर के एक्सेलरेशन हम लोग लेते चले जाएंगे आगे। तब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस दिखाइए, तब कहेंगे सूडो फोर्स। ठीक है, जब इस पर सूडो फोर्स हम दिखाते हैं, अभी तो डायरेक्शन तो इसमें है नहीं क्योंकि A0 इक्वल टू 0 है, एंड सो FP M इंटू A0 0 हो गया, तो नहीं दिखाएंगे सूडो फोर्स। बॉडी का वेट, अर्थ बॉडी को पुल कर रहा है अपनी तरफ, बॉडी का वेट mg, ऑब्जेक्ट का वेट mg दिखाया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट mg। अब मशीन को, वेट मशीन को ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पुश करेगा, एक्शन, तो मशीन भी इसको उल्टा पुश करेगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन, और दिखा दिया फोर्सेस। अब बच्चों जब ऑब्जर्वर ले लिए तो ऑब्जर्वर से पूछिए कि आप इस बॉडी को क्या देख रहे हो, रेस्ट में देख रहे हो या मोशन में देख रहे हो।
ऑब्जर्वर क्या कहेगा, नहीं ये तो रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या होगा, R इक्वल टू mg, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारा रेस्ट में, एंड सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स 0। अब इसी कंडीशन में एक बात और मैं वर्ड यूज करता हूं, अब जब कभी कहा जाता है वन फोर्स बैलेंसेस अदर फोर्स, तो बैलेंसेस का मतलब होता है एक साइड का फोर्स अपोजिट साइड का फोर्स इक्वल हो रहा है, ठीक है ना, बैलेंसेस वन साइड फोर्स अपोजिट साइड फोर्स, तो वहां पर समझ जाइए कि एक साइड का फोर्स अपोजिट साइड का फोर्स इक्वल होगा। अब ये जो R है, दिस R इज रीडिंग ऑफ वेट मशीन, रीडिंग ऑफ वेट मशीन, वेट मेजरिंग मशीन, वेइंग मशीन, जो से भी नाम बोले, सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वेट मशीन, वेट मेजर करने वाला ये जो मशीन है जिस पर कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट की वेट को रीड करेगा, बतावेगा कितना है वेट, ठीक है। अब आप जरा फिल करिए, mg ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट हो गया, एंड सो रीडिंग ऑफ मशीन इज एक्चुअल वेट। इसलिए बच्चों जब आप जाते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ कभी दिखाने के लिए, तो क्या कहते हैं, वेट मशीन पे खड़ा हो, ये नहीं कहते हैं कि आप कूदो इस पर, जंप करो इस पर, नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, तो जब आप रहेंगे रेस्ट में, वेट मशीन के ऊपर आप रहेंगे रेस्ट में, ठीक है, और वेट मशीन भी रहेगा रेस्ट में, दोनों रेस्ट में जब रहेंगे तभी एक्चुअल वेट दिखेगा। एंड सो मशीन, वेट मशीन अभी बता रहा है एक्चुअल वेट, तो इसलिए वेट मशीन जब रेस्ट में होता है और उस पर कोई बॉडी रेस्ट में होता है, तो मशीन बताता है हमें, वेट मशीन बताता है एक्चुअल वेट, और मशीन की रीडिंग जो है वो R है, याद रखिएगा। जो रिएक्शन फोर्स मशीन, वेट मशीन, वेट मेजरिंग मशीन जो रिएक्शन फोर्स लगाता है बॉडी पर, उसी को वो मेजर करता है। अब ए सेकेंड हम ले रहे हैं, इफ ए नॉट मतलब एलिवेटर के एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, एलिवेटर के एक्सेलरेशन अपवर्ड, ले लेते हैं डिफरेंट फिगर्स। पहले मैंने सोचा एक फिगर से काम चलाऊंगा, लेकिन बढ़िया रहेगा अलग अलग फिगर ले लें डिफरेंट केसेस में। अब ये एलिवेटर ले लिया, इसमें वेइंग मशीन को खड़ा कर दिया, वेट मशीन डाल दिया, वेट मशीन, वेट मेजरिंग मशीन, इस पे रखा हमने एक ऑब्जेक्ट को, और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एलिवेटर हमारा। अब इसमें ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया हमने, चलिए ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया हमने, नाउ इसको खड़ा करने के लिए एक बेस बना दिया हमने यहाँ पर। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर साहब हैं, खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं बॉडी को। अब दिखाइए फोर्सेस, फिर उसी तरह से, तब गौर से देखिएगा, बॉडी आ गया एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक्सेलरेशन वाली जगह में ले लीजिए सूडो फोर्स, ऑब्जर्वर को बैठाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सूडो फोर्स लगा रहे हैं, किधर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स इसके अपोजिट लगा दिया हमने, FP सूडो फोर्स लगा दिया। अब FP सूडो फोर्स की वैल्यू तुरंत लिख लीजिए, इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट की मास को हम बोला। अब दूसरा फोर्स बॉडी का वेट, बॉडी की वेट वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा लीजिए, ठीक है, थोड़ा साइड कर देता हूं, देखने में इजी रहेगा आपको। तो वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, दिस इज M into G, ये दिखाया हमने, बॉडी के वेट को थोड़ा साइड कर दिया देखने के लिए। अब मशीन की नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बॉडी पुश करेगा मशीन को एक्शन, मशीन भी उल्टा पुश करेगा रिएक्शन। अब रिएक्शन फोर्स आप इसमें टच करते हुए दिखा सकते हैं, या फिर वेट के लाइन के सीध में दिखा सकते हैं। चलिए मैं इसको साइड से दिखाता हूं, पहचानने में थोड़ा इजी रहेगा आपको। ये R दिखाया हमने, किधर दिखाया, बॉडी ने क्या किया, वेट मशीन को पुश किया,
क्यों पुश किया? ड्यू टू वेट, नीचे जाना चाहेगा बॉडी तो मशीन को ये दबाएगा, नीचे दबाएगा, पुश करेगा। एक्शन तो फिर मशीन भी बॉडी को पुश करेगा। रिएक्शन दिखा लिया फोर्सेस। अब जरा ऑब्जर्वर साहब से पूछिए कि आप इसका एक्सलरेशन क्या देख रहे हो, क्या ये बॉडी चल रहा है? ऑब्जर्वर कहेगा नहीं साहब, ये तो मशीन पे बैठा हुआ है, ये बॉडी तो ऐसी बैठा हुआ है। एंड सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बॉडी का एक्सलरेशन, जिसको हमने ए बोला है, इक्वल टू 0। अब इक्वेशन फॉर्म करिए। तो बच्चों जैसा कि हम लोग अब जान चुके हैं, इफ एक्सलरेशन इज 0 देन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर चलना है। या फिर इसके लिए इक्वेशन में फॉर्म करता हूं। चलिए स्टेप लेता हूं, 3 स्टेप। पहला स्टेप जो हमने सिखाया है फोर्स की प्रॉब्लम के लिए, और जब भी दिक्कत हो तो लिंक भी दे दिया हूं, #ठाकुर सर। आप YouTube पर टाइप करके आप लेक्चर्स को देखिए, सारे फोर्स की स्टेप्स करके मैंने दिया है कॉन्सेप्ट, ताकि कोई भी बच्चा फोर्स की प्रॉब्लम किसी भी बुक का सॉल्व कर देगा। तब पहला स्टेप फोर्स के ड्राइंग हमने कर लिया। दूसरा स्टेप अलोंग लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन, फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, बट यहाँ रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स ऑलरेडी मोशन के लाइन पर है। थर्ड स्टेप अलोंग लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m into a। चलिए इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। अपवर्ड फोर्स है R, ले लिया, माइनस डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस डाउनवर्ड फोर्स fp, निकाला टोटल फोर्स इक्वल टू m into a। लेकिन वही मैंने जो बोला है सूडो फोर्स यूज करने के लिए, वहां पर बोला है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वो लेंगे जो ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को वो लेंगे, मतलब कि रिलेटिव टू ऑब्जर्वर लेंगे इसका एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी ऑब्जर्वर से न तो दूर जा रहा है न पास आ रहा है, एंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट में है। रिलेटिव मोशन हमने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां से देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। नाउ इक्वल टू 0 एंड सो आर इक्वल टू mg ले गए दूसरी तरफ, fp का भी वैल्यू रख लेते हैं m into a0। अब देखिए बच्चों, ये है रीडिंग ऑफ मशीन। अब मशीन आपका वेट मशीन क्या बता रहा है? पहले बताया वेट mg, अब मशीन की रीडिंग आ रहा है mg प्लस ma0। a0 क्या है? एलिवेटर की एक्सेलरेशन। तो फिर ये तो ज्यादा वेट बता रहा है आपका वेट मशीन, मतलब कि आप ज्यादा वेट फील करेंगे। ओके, तो जो वेट फील करेंगे ये हो गया अपैरेंट वेट। मैं इसको अब R, जो R है इसको अपैरेंट वेट बोल रहा हूं। दिस इज अपैरेंट, क्योंकि एक्चुअल वेट mg है। अपैरेंट वेट, महसूस किया गया वेट, फील किया गया वेट, वेट मशीन में दिखता हुआ वेट, ऑब्जर्व वेट, अपैरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड हम बोल सकते हैं अपैरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, क्योंकि एक्चुअल वेट जो हमारा है mg प्लस ma, एक्चुअल वेट mg है, अपैरेंट वेट जो हो गया mg प्लस ma हो गया, मतलब कि अपैरेंट वेट r is greater than mg and apparent weight is greater than actual weight। तो बच्चों कभी एलिवेटर में आप वेट मशीन लेके चढ़िए, और जब एलिवेटर ऊपर जाने लगे तो जरा देखिए कभी रीडिंग कैसा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो ये वेट बढ़ा नहीं है, एक्चुअली ये महसूस कर रहे हैं हम लोग, फील कर रहे हैं हम लोग इसको। फिर एलिवेटर रुक जाएगा तो आपको अपना एक्चुअल वेट फिर से दिखने लगेगा। चलिए केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड, if a0 is डाउनवर्ड, यानी कि एलिवेटर की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, हम लोग a0 एलिवेटर की एक्सेलरेशन को सपोज कर लिए हुए हैं, a0 is डाउनवर्ड। लीजिए फिगर फिर से लिया हमने एलिवेटर। अब ये एलिवेटर में फिर वेट मशीन को डाल दिया वेट चेक करने के लिए, ये डाल दिया वेट मशीन, वेट मेजरिंग मशीन को डाल दिया हमने वेट चेक करने के लिए। अब इस पर डाला ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा
एलिवेटर की एक्सेलरेशन अब जो है a0 डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है एक्सेलरेशन a0। अब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं इसी फ्रेम में। ठीक है, ये बैठा दिया ऑब्जर्वर को, एक स्टैंड दे दिया खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए ऑब्जर्वर को बैठा दिया लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर के अंदर। अब दिखाइए फोर्सेस। सूडो फोर्स फ्रेम की एक्सेलरेशन a0, एंड सो सूडो फोर्स किधर होगा, इसके अपोजिट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट fp। और अब मैं fp का वैल्यू फिगर पर ही लिख रहा हूं, क्योंकि टाइम को धीरे धीरे शॉर्ट करते चलेंगे, प्रॉब्लम कम टाइम में करेंगे। और मैं कहूंगा कि अब आप यदि सीख चुके हैं तो आगे से fp भी क्यों लिखिएगा, सीधे m into a0 लिखिए, सूडो फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन किधर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट। बाकी फोर्स दिखाइए, बॉडी का वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम में दाएं बाएं भी दिखाइएगा, चलता है। अब रिएक्शन फोर्स फिर मशीन का जो होगा, बॉडी मशीन को पुश किया, एक्शन, मशीन ने पुश किया, रिएक्शन में साइड कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख सकें कि मशीन ने पुश किया, जितने फोर्स से आर, अब यही आर मशीन की रीडिंग होगा, यही आर वेट मशीन आपका वेट बतावेगा। तो चलिए इक्वेशन फॉर्म करने से पहले ऑब्जर्वर से पूछिए, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है, तो ऑब्जर्वर से पूछिए क्या बॉडी चल रहा है, नो, एंड सो एक्सेलरेशन बॉडी का इक्वल टू 0। अब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स क्या है, fp, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स r भी है, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg, एंड सो r इक्वल टू mg माइनस fp। सूडो फोर्स इसका वैल्यू रख रहे हैं m into a0। अब ये जो रीडिंग है मशीन का, दिस इज apparent weight ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका apparent weight, महसूस किया गया वेट, और क्लियरली देख रहे हैं mg में से कुछ माइनस हो गया है। तो फिर जब एलिवेटर में वेट मशीन पर आप खड़ा होंगे, कभी एलिवेटर को नीचे ले जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि थोड़ा वेट हमारा कम हो गया है, बट एक्चुअली वेट कम नहीं हुआ है। जो वेट महसूस करते हैं, फील करते हैं, दिखता है आपको वेट मशीन में, ये कम हो गया है, तो ये apparent weight R is less than mg, यानी apparent weight is less than actual weight। अब आइए केस 4। जब एलिवेटर जिस स्ट्रिंग पर, जिस रोप, जिस केबल से एलिवेटर बंधे होते हैं, केबल के सहारे पुल्ली पर एलिवेटर ऊपर नीचे चलता है आपका, जब ही केबल टूट गया कहीं, एलिवेटर प्री फॉल में गिरेगा सीधे नीचे, तो फिर एफ केबल या कहिए रोप, केबल, रोप, रस्सी, केबल ऑफ एलिवेटर ब्रेक टूट गया कहीं एलिवेटर का केबल, तब क्या होगा, फ्री फॉल में गिरेगा एलिवेटर। तो फिर एलिवेटर will fall in motion in free fall as कर दे, as motion in free fall। अब जो एलिवेटर फ्री फॉल में गिरेंगे तो फिर इसकी एक्सेलरेशन देन a0, एलिवेटर की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू g। अब रखिए इसको डाउनवर्ड वाले इक्वेशन में, तो फिर r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू mg माइनस ma0 के जगह पर g इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि r क्या हो गया, मशीन की रीडिंग क्या हो गया, 0। मतलब मशीन की रीडिंग 0 का मतलब अब ये मशीन कोई वेट नहीं बता रहा है, एंड सो मशीन आपको कह रहा है आप वेटलेस हो गए। मशीन बता रहा है कि आपका वेट 0 हो गया है,
तो फिर लिख दीजिए हैंस द ऑब्जेक्ट becomes weightless ऑब्जेक्ट वेटलेस हो गए। अब बच्चों जब वेट हमारा जीरो हो गया, एलिवेटर फ्री फॉल में आ गया, वेट जीरो हो गया, तो फिर अब आज से इस बात को याद रखे रह जाइएगा। जैसे कोई इंसान अपने पीठ पर एक बैग रख ले और ज़्यादा ऊंचा से नहीं, मान ली घर के फर्स्ट फ्लोर से वो जंप करता है, जितनी देर तक वो एयर में रहेगा, ठीक उसी तरह से जैसे मशीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, तो यदि कोई अपने पीठ पर बैग लेता है और जंप करता है घर के फर्स्ट फ्लोर से नीचे, कोई इमरजेंसी हो गया, जंप लगा रहा है बंदा, तो जब तक एयर में रहेगा तब तक उसका वेट रहेगा ज़ीरो, उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे पीठ पर कुछ है भी। तो ये है वेटलेसनेस का कंडीशन कि यदि केबल टूट गया, एलिवेटर फ्री फॉल में गिरेगा, ठीक है, तो फिर बॉडी हो जाएंगे वेटलेस। चलिए बच्चों, हमने ऑल टाइप्स प्रॉब्लम आपको करा दिया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। अब आप कोई भी बुक का कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया आपको। फ्रिक्शन अब मैं स्टार्ट करूंगा, बिना फ्रिक्शन वाले सारे प्रॉब्लम आप करिए, सारे बुक से करिए, नोटबुक देखकर सॉल्व करिए, बिल्कुल सॉल्व होगा। ओके बच्चों, बाय।